मुकदमे में एक व्यक्ति को जब सजा दी गई तो वहां पर जो नवयुवक था 26 साल का, उसने कहा, फांसी की सजा उसे दी गई कि मेरी मातृभूमि के लिए मैं ऐसे कई जन्म कुर्बान कर सकता हूं और मेरी बस यही कामना है कि अगर मुझे आगे भी दोबारा जन्म मिले तो मैं उसे जब तक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी मेरी मातृभूमि आजाद न हो जाए तब तक मैं अपने जन्म को उस पर कुर्बान करता रहूं और करता ही रहूं। आज मेरे देश में ऐसे शब्दों की आवश्यकता है जो मेरे देश में उपस्थित नवयुवकों को अपनी भारत माता की प्रतिष्ठा से निश्चित करवाए और वो इस कार्य में लग जाएं। उसके लिए आवश्यकता है प्रेरणा स्रोत बनकर हमें स्वयं अपने प्राणों की आहुति देने की। उसी क्रम में मैंने ये काम किया। वो नवयुवक वही था जिसका चित्र आप सामने देख रहे हैं, मदन लाल धिंगड़ा। जब उनसे कोर्ट ने कहा कि आप वकील ले लीजिए, आपको वकील उपलब्ध करवाया जाएगा, तो उन्होंने वकील लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वैसे तो आपका देश बड़ी बड़ी बातें करता है, कांगो अफ्रीकी कंट्री में जब भी मानवाधिकारों का शोषण होता है तो आप लोग दूसरे देशों के ऊपर उंगली उठाते हो, लेकिन आप लोगों ने पिछले इतने वर्षों में हर साल आप 20,000 से ऊपर भारतीयों की हत्या कर देते हो, उसके ऊपर आप चुप हो, तो आपसे न्याय की अपेक्षा कैसे की जा सकती है। उन्होंने जज से कहा कि अगर जर्मनी आप पर अटैक करके आपको गुलाम बनाता और आपके देश का एक नागरिक जर्मनी के किसी सैनिक अधिकारी की हत्या कर देता तो आपका देश उसे पुरस्कृत करता, ना कि सजा देता। तो मेरा मामला भी बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए आपका कोर्ट सक्षम नहीं है मेरे साथ न्याय करने में। नवयुवक मदन लाल धिंगड़ा जी एक बहुत ही, जैसे सर ने बताया, संपन्न परिवार से जुड़े हुए थे। उनके पिता एक सर्जन थे, डॉक्टर। उनके परिवार में उनके भाई भी डॉक्टर थे, पढ़ा लिखा परिवार था, अच्छी उठपैठ थी। अमृतसर में वो पैदा हुए थे। माता धार्मिक विचारों से जरूर जुड़ी हुई थी। मदन लाल धिंगड़ा का भी ज्यादा राष्ट्रवादी विचारों से कोई लेना देना नहीं था। बचपन में जब कॉलेज में थे तो वहां उस समय बंगाल विभाजन के समय स्वदेशी आंदोलन चला, तो उस आंदोलन में जुड़ने के कारण, गतिविधियों में शामिल होने के कारण इनको कॉलेज से निकाल दिया गया, क्योंकि पिता और उसका पूरा परिवार उस समय अंग्रेजों के प्रति समर्पित था। तो पिता ने भी नाता तोड़ दिया और परिवार से निकाल दिया। कुछ समय इन्होंने क्लर्क की नौकरी की, तांगा भी चलाया और एक कंपनी के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर मजदूर के तौर पर भी काम किया। और जब वहाँ मजदूर यूनियन बनाने की कोशिश की तो उस कंपनी ने भी इन्हें नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कोई दिशा नहीं थी, कोई लक्ष्य नहीं था इनके पास। तब इनके भाई ने सलाह दी कि कम से कम जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो तो पूरी कर लो। भाई की मदद से और कुछ अन्य व्यक्ति की मदद से लंदन में जाकर वहाँ के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। और वहां जाकर वहीं के रंग में रंग गए। जैसा विलासी जीवन के अंदर रत हो गई, लेकिन बाद में इनका संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हुआ जिन्होंने इनके जीवन की दशा को बदल दिया। डॉक्टर प्रदीप जी ने आपको बताया कि लंदन में इनका संपर्क श्यामजी कृष्ण वर्मा और वीडी सावरकर जी से हुआ। श्यामजी कृष्ण वर्मा उस समय लंदन में एक बहुत बड़ा नाम थे। उन्होंने एक इंडिया हाउस की स्थापना की थी। एक हॉस्टल था उनके पास, जहां भारत से आए हुए छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, उनके पास अगर खर्चा नहीं है, रहने का स्थान नहीं है, तो 2-3 महीने वहां रह सकते थे। और जो राष्ट्रवादी विचारों से जुड़कर स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाना चाहते थे, वो जब तक जी चाहे जब तक रह सकते थे। उन्हीं के सहयोगी विनायक दामोदर सावरकर जी भी वहीं थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा तो बाद में पेरिस और फिर जर्मनी वगैरह देशों में चले गए थे, तो वहाँ का काम वीडी सावरकर जी देख रहे थे। उनकी जो मुलाकात मदन लाल धिंगड़ा जी से होती, वो भी एक अद्भुत घटना है। एक बार कोई मीडिया हाउस में बैठक चल रही थी, बैठक के ऊपरी तल पर सभी लोग बातें कर रहे थे, तो नीचे से खूब तेज म्यूजिक की आवाज आ रही थी।
मदन लाल ढींगड़ा थे उस समय, आज के जैसे कानों में लगाकर चलने का रिवाज तो था नहीं, ग्रामोफोन होता था, साथ लेके चल रहे थे। कुछ इनके साथ अंग्रेज वहाँ के छात्र थे, म्यूजिक की तेज म्यूजिक पर नाच रहे थे, क्योंकि मैंने बताया ना उस विलासी जीवन में जाकर रद्द हो गए थे। वीडी सावरकर ने वहाँ अपने एक साथी से कहा कि देखो ये कौन अंग्रेज है जो हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, जाकर उन्हें बताओ कि यहाँ बैठक चल रही है, मना करो। उस व्यक्ति ने नीचे जब झाँक देखा बालकनी से, तो देखा ढींगड़ा को और वापिस आकर गर्दन झुका ली। उन्होंने कहा भी आप गर्दन क्यों झुकाते हो? उन्होंने कहा कि कोई अंग्रेज नहीं है जो उनका नेतृत्व कर रहा है सारे नाचने गाने वालों का, एक भारतीय नवयुवक है, तो उसको क्या कहेंगे। तो ये बात सुनी तो वीडी सावरकर को एकदम से गुस्सा आया कि हमारा भारत का नौजवान यहाँ पर ऐसे कर रहा है। वो बिल्कुल नीचे गए और ग्रामोफोन की जो सुई थी उसको हटा दिया, म्यूजिक बंद कर दिया और तेज शब्दों में चेतावनी दी कि क्यों ये आपने उन्माद फैला रखा है, क्या इस काम के लिए आपके माता पिता ने यहाँ भेजा था क्या? इसी दिन के लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिलाया था? लंबे चौड़े कद के, गोरे रंग के, बलिष्ठ शरीर के मदन लाल ढींगड़ा और पतली कृष काया जैसे वीडी सावरकर जी। बाकी सबको लगा कि शायद इन दोनों में झगड़ा हो जाएगा और अब शायद वीडी सावरकर का नुकसान ही होगा, क्योंकि मदन लाल ढींगड़ा अपने व्यवहार के कारण वहाँ प्रचलित थे। उनका एक किस्सा है, एक बार क्लास में लंदन के अंदर ही जब वो बैठे थे तो उनके एक टीचर ने उन्हें चुप कराने के लिए कह दिया था कि शट योर माउथ यू ब्लैक। इस बात पर क्रोधित होकर एकदम से बेंच के ऊपर से कूदकर सामने गए और टीचर के मुंह पर मुक्का मारा। उसके मुंह से खून निकला, कुछ खून ढंगड़ा के ऊपर पड़ा और कुछ टीचर के ऊपर गिर गया और कहा कि नाउ नॉट आई एम ब्लैक एंड नाउ नॉट यू आर व्हाइट, वी बोथ आर रेड। इस तरह का इनका स्वभाव था। तो बाकी साथियों को लगा कि अब शायद ये बात हाथ उठा देंगे वीडी सावरकर पर, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनकी आंखों में देखा और सिर झुकाकर चले गए, क्योंकि वीडी सावरकर एक तेज तेजस्वी व्यक्तित्व थे। उनकी आंखों के अंदर झांकते ही जब उन्होंने पूछा कि क्या है तुम्हारा मकसद जिंदगी का, किस लिए आए हो यहाँ पर, जवाब नहीं था इनके पास, चले गए। सारी रात सो नहीं पाए और अगले दिन सुबह दोबारा इंडिया हाउस में पहुंचे और उनसे कहा कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, मुझे दिशा दीजिए जिस काम में आप जुटे हो। उन्होंने कहा कि तुम जैसा एक अय्यास नवयुवक क्या देश की सेवा करेगा? तुम्हें अपने संपन्न माता पिताओं ने धन खर्च करके यहाँ भेजा और तुम धन का व्यर्थ लाभ उठा रहे हो, तुम्हारे से नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। मदन लाल ढींगड़ा ने कहा कि मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मैं कोई भी कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ। वीडी सावरकर के पास एक सुना रखा था, मेज पे इनका हाथ रखा, उसके अंदर घुपा दिया। मदन लाल ढींगड़ा इतनी देर में समझ गए थे कि परीक्षा है, उन्होंने भी उफ नहीं की। उन्होंने कहा मैं ऐसे जख्म सहने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार पहली मुलाकात वीडी सावरकर से इनकी होती है। बाद में ऐसी क्रांतिकारी संस्था के साथ जुड़कर भारत माता की सेवा में जुट जाते हैं। भाई इन्हें पता चलता है कि भारत में जो शोषण हो रहा है उसका मुख्य कारण अंग्रेज ही है और उसके लिए जरूरी है कि अंग्रेज भारत को छोड़कर जाएं। तो इनका मानना था कि कुछ ऐसा किया जाए कि अंग्रेजों में खौफ पैदा हो कि भारत में रहना उनके लिए सुरक्षित नहीं है, खतरनाक है, तो ही वो वहां से जा सकते हैं। तो इन्होंने कुछ विचार किया कि क्या किया जाए। इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ मैं ऐसा घटना घटित करूं कि यहीं लंदन पर ही ऐसी कोई कारनामा करूं कि यहीं बैठा अंग्रेज घबराए और भारत में बैठा अंग्रेज वहां से पलायन कर जाए। तो इन्होंने तय किया, उस समय बंगाल विभाजन के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनके सहयोगी विलियम हट कर्जन वाइली, इन दोनों की हत्या करने का प्लान इन्होंने किया। इसके लिए इन्होंने वहां की एक शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करनी भी शुरू कर दी। लेकिन एक बैठक उन दोनों की होनी थी जहां पर ये प्लानिंग करना चाहते थे उनकी हत्या की, लेकिन वो बैठक रद्द हो गई। लेकिन इन्होंने अपना लक्ष्य नहीं त्यागा। इनके मन में लक्ष्य था कि मुझे ऐसा करना ही है। तो इन्हें पता चला कि एक बड़े हॉल में एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, वहां पर कर्जन वाइली आएंगे, कोई पुरस्कार का समारोह था कुछ इस तरह का, सारे बड़े बड़े अधिकारियों को वहां आना था। वहां जाकर इन्होंने योजना बनाई कर्जन वाइली की हत्या करने की। किसी तरह से एक पिस्तौल इन्होंने प्राप्त की। वहां घुसना आसान नहीं था, बड़े प्रयास के बाद वहां इनको जाने का योजना बनी अंदर जा पाने की।
और अंदर गए और करजन वाइली को सामने देखते ही 5 गोलियां उनके चेहरे की तरफ करके दागी, 4 उनके चेहरे पर लगी, एक इधर उधर चली। उनकी तुरंत हत्या हो गई, भगदड़ मच गई, चित्कार मच गई, किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हो गया। एकदम से देखा कि एक युवक बंदूक ताने हुए है, गोलियां की आवाज है, सब भाग रहे थे, लेकिन ये नहीं भागे, वहीं खड़े रहे और अपनी गोली से अंग्रेजों के हाथ ना आ जाऊं अपनी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से किसी ने आके पकड़ लिया, हाथ गिरफ्तार हो गए। करजन वाइली के साथ इनकी कोई दुश्मनी नहीं थी उस समय, बल्कि करजन वाइली तो इनके पिता के परिचित लोगों में से थे, लेकिन इनके पिता ने उनको त्याग दिया था। मुख्य दोष ये था कि जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय भारतीयों को अत्याचार करने में करजन वाइली का हाथ था। और दूसरा, वो एक बड़े अधिकारी थे, तो बड़े अधिकारी जब लंदन में इस प्रकार से हत्या कर दी जाएगी तो इतना खौफ पैदा होगा कि भारत का हर अंग्रेज करेगा जो भारत में है, और दूसरे युवकों को प्रेरणा भी मिलेगी, इसीलिए भागे नहीं वहां से, और मिली भी। 1909 के बाद इनका नाम लेकर कई क्रांतिकारियों ने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया, जैसी एक घटना बाद में भगत सिंह जी ने की, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी ने। उन्होंने भी जब असेंबली में एक कानून पास होना था तो वहां पर बम फोड़ा, जो नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, धमाका करने वाला था, और वहां से भागे नहीं। उन्होंने कहा कि बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता है। प्रेरित थे मदनलाल ढींगड़ा से। तो ऐसा नवयुवक जिससे भगत सिंह, बटुकेश्वर, राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारी प्रेरित थे, उस नवयुवक के बारे में हमें पता होना चाहिए। बाद में इन्हें सजा हुई, फांसी। ऐसा पहला अपने आप में ऐसा मुकदमा था, एक ही सुनवाई, एक ही दिन में सजा तय कर दी गई, कब फांसी होगी, कहां फांसी होगी। पहला अपने आप में मुकदमा। आलोचना भी हुई इसकी, ये क्या किया गया, कोई फैसला तो नहीं है, लेकिन जो सर ने बताया कि उस फांसी के समय में मुक्त मुकदमे की कार्रवाई चली, जो इनका अंतिम भाषण था, जो बाद में अखबारों में छपा, अखबार वालों ने छापा कि अपने देश पर निछावर होने के लिए अगर कोई राष्ट्र प्रेम से भरा हुआ भाषण हो सकता है तो इससे उत्कृष्ट नहीं हो सकता, जो मदनलाल ढींगड़ा ने उस समय दिया। ब्रिटिश कानून की आलोचना की गई कई देशों के द्वारा, ये न्याय नहीं हुआ। वीडी सावरकर ने अपने प्रयासों से जब फांसी के बाद इनके शरीर को प्राप्त करने का प्रयास किया तो वो मांग भी नहीं मानी गई, इनको गुप्त तरीके से कहीं दफना दिया गया, हिंदू तरीके का दाह संस्कार नहीं किया गया। तो बाद में जब 1976 के अंदर शहीद उधम सिंह की अस्थियां प्राप्त करने का प्रयास किया गया लंदन से, तो उस दौरान सामने आया कि यहाँ पर एक और क्रांतिकारी हुआ है जिसकी अस्थियां वहां है, मदनलाल ढींगड़ा की। तो वापिस आई तो परिवार ने लेने से मना कर दिया, तो वो महाराष्ट्र में फिर अकोला में रखी गई है। ऐसे नवयुग क्रांतिकारी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। जब इन्होंने ये काम अंजाम दिया, भारत में खूब छपा, अखबारों, विदेशी अखबारों में खूब छपा, लेकिन उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इनकी आलोचना की। गांधी जी 1909 में इतने बड़े नेता नहीं थे, अफ्रीका में ही थे, ज्यादा लोग उनको जानते नहीं थे। उन्होंने अपने इंडियन ओपिनियन अखबार में छापा कि अगर इस तरह से रक्त रंजित कार्य करके भारत में कांग्रेस छोड़कर चले जाते हैं तो फिर भारत में राज कौन करेगा? क्या अंग्रेजों का दोष सिर्फ इतना ही है कि वो अंग्रेज हैं? तो अगर इस तरह से हिंसा से ही सब कुछ होना है तो उन राजाओं के खिलाफ भी हिंसा होनी चाहिए जिन्होंने कभी इस तरह से राज किया। तो मतलब उन्होंने आलोचना ही की, लेकिन वास्तव में आलोचना के हकदार थे या सम्मान के, ये हम आज इस पर चर्चा कर रहे हैं। चाहते तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करके एक बढ़िया अंग्रेजी